स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं प्राची आप लोगों का वीकली करंट अफेयर प्रोग्राम में बेहद स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, हर हफ्ते हम एनवायरनमेंट के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होते हैं उनको अपने इस वीकली करंट अफेयर प्रोग्राम में कवर करते हैं। और ये ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट के लिए आप एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में जो है रेफर कर सकते हैं। अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मुझे हाई बोलिएगा कॉमेंट सेक्शन में। एंड पिछले जो वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं उनको कवर कर लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये जो वीकली करंट अफेयर का प्रोग्राम है, इसको आपके एग्जाम के बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। और हमारा टारगेट है 2024 के लिए पूरे साल का जो करंट अफेयर है उसको हम वीकली करंट अफेयर के रूप में जो है आपको कवर करा दें, ताकि आपके लिए रिवीजन भी आसान हो जाए। और हर हफ्ते में सिर्फ एक वीडियो देखने से आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर वेल इक्विप्ड हो जाए, राइट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। और बेसिकली आज हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे इसका एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है दिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे अभी क्या है, रीलोकेशन हुआ है, राइट है। और बेसिकली अब ये वाला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कंप्लीटली जो ह्यूमन हैबिटेशंस होते हैं उनसे खाली हो गया है। तो दैट्स व्हाई ये न्यूज़ में था। दूसरा जो है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन शिफ्टेड द अर्थ एक्सेस। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। एक रिपोर्ट आई है जिसका कहना यह है कि आप बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से जो अर्थ का एक्सेस है वो शिफ्ट कर रहा है। इसको डिटेल में देखेंगे। देन इंडियन ओशियन डाइपोल, इसको पढ़ेंगे। इसका अल नीनो या फिर आप कह सकते हैं जो आपका अल नीनो एंड साउदर्न ऑक्सीलेशन होता है उस पे क्या प्रभाव पड़ता है, भारत के मॉनसून पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसको समझेंगे। देन नेक्स्ट हमारा होगा क्लाइमेट शिफ्ट इंडेक्स। ये एक छोटा सा न्यूज़ है, जस्ट 2-3 लाइन में जो है कवर हो जाएगा, इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे कोस्टल रेगुलेशन जोन। ये इंपॉर्टेंट है, डायग्राम की मदद से जो कोस्टल रेगुलेशन जोन के गाइडलाइंस है उनको समझेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा ग्रीन क्रेडिट स्कीम। देन इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं WMO का एक रीवैम्प ओजोन यूवी बुलेटिन। तो WMO की तरफ से ना अपना जो ये बुलेटिन है इसको रिवैम्प किया गया है, नए तरीके से जो है लेकर आया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे। एंड देन हमारा लास्ट टॉपिक होगा ओशन इन शॉर्ट लिव्ड हैलोजॉन्स। दरअसल जो शॉर्ट लिव्ड हैलोजॉन्स होते हैं इनका हमारे अर्थ के इस एटमॉस्फेयर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझेंगे कि क्या ये हमारे लिए हार्मफुल है या फिर ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, और दरअसल ये किस तरीके से जो है अर्थ के इस एटमॉस्फेयर में चेंज जो है पैदा करते हैं, राइट है। मैं वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक, मैं आपको क्वेश्चन एज अ होमवर्क दे रही हूँ, उसको प्लीज़ सॉल्व कीजिएगा। उसका आंसर जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। राइट आंसर जो होगा वो बेसिकली मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दूंगी। 3 स्टेटमेंट है और ओजोन को क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में, तो उसी से रेफरेंस लेके जो है इसको मैंने बनाया है। पहला स्टेटमेंट कहता है क्लोरीन और जो आपका ब्रोमाइन होता है उसमें हैलोजन सोर्स होता है, एंड ये जो गैसेस है ये आपके ओजोन को डिस्ट्रॉय करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो ग्राउंड ओजोन होते हैं उसको हम बेड ओजोन के रूप में कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसका एक पॉल्यूटिंग रोल होता है। देन थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि जो बेसिकली पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड होते हैं वो अंटार्कटिका जो बेसिकली एक ओजोन होल है उसके लिए एक मेन कॉज के रूप में काम करते हैं। आपको ये बताना है कि 3 स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट जो है आपके राइट है। प्लीज कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर साथ में हम जितने भी 8 टॉपिक पढ़ने वाले हैं अलॉन्ग विद द डायग्राम्स मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पे UPSC विद प्राची शेयर कर दूंगी। आप वहां से जो है इसको अपलोड कर सकते हैं, मतलब डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड तो मुझे करना है। ओके। साथ ही अगर आप एक फुल फ्लेज मैनर में एक बहुत ही शानदार माहौल में अपनी UPSC की जो तैयारी है उसको पंख देना चाहते हैं तो स्टडी IQ के P2I बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दरअसल ये जो बैच है हमने एक और लॉन्च किया था इवनिंग वाला, 30 जून को सीट्स कंप्लीट हो गए हैं, एडमिशन्स फुल हो चुके हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की इतनी हाई डिमांड आ रही थी तो अब हमने एक मॉर्निंग बैच को लॉन्च किया है। सुबह 8 बजे से आपकी क्लासेस होंगी, 10 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 3 भाषाओं में ये बैच आपका रहेगा, इसको जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बारे में डिटेल से एक बार फिर बात करेंगे वीडियो के एंड में।
ओके, पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, देब्रिगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि माना जा रहा है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जो हमने कंप्लीटली ह्यूमन सेटलमेंट्स को हटाया है, ठीक है, ये वन ऑफ द कंट्री का ना पीसफुल रीलोकेशन हुआ है, क्योंकि जितने भी फैमिली यहाँ पे रहते थे उनके साथ प्रॉपर कंसल्टेशन किया गया, उनको समझाया गया एंड बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो है बेसिकली इनका रिहेबिलिटेशन कर दिया गया है। 15 लाख रुपए की जो है बेसिकली एक हेल्प सरकार की तरफ से दी गई है। परफेक्ट है। तो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देखते हैं, कहाँ पर है ये। तो उड़ीसा में है, ठीक है, जो आपका हीराकुंड डैम है उसके पास ये सिचुएटेड है। और यहाँ से नदी कौन सी जो है फेमसली आपको पता होनी चाहिए, महानदी रिवर, क्योंकि जो आपका डैम है ये भी महानदी रिवर पे है, ठीक है। और इसको बेसिकली लॉन्गेस्ट अर्दन डैम जो है वर्ल्ड का माना जाता है। अगर हम यहाँ की वेजिटेशन की बात करें तो जो आपके बेसिकली डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं जिसमें आपको टीक, साल, बेम्बू, है ना, इस तरह के जो बेसिकली प्लांट स्पीसीज है वो देखने को मिलती हैं। अगर हम फ्यूना की बात करें तो जो आपका फोर हॉर्न एंटीलोप होता है, इंडियन लेपर्ड, इंडियन एलिफेंट, सांबर, चीतल, गौर, राइट है, ये आपको यहाँ पे बहुत आराम से देखने के लिए मिल जाएंगे। 2016 में यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी, वो पता होनी चाहिए। तो देखिए, जो यूनियन गवर्नमेंट थी उन्होंने उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया एक जो प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट कर लिया था। प्रपोजल ये कहता था कि दरअसल इसका जो आसपास का बाउंड्री एरिया है, ठीक है, उसको जो है एक इको सेंसिटिव जोन के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाए। तो अब यहाँ पे ना ये इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं ये इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप करंट अफेयर को फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था। तो इको सेंसिटिव नाम से समझिए कि हम बेसिकली कुछ उस एरिया की बात कर रहे हैं जहाँ के जो आसपास का इकोसिस्टम है, राइट है, वो क्या है, काफ़ी फ्रजाइल है, काफ़ी सेंसिटिव है, उसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो हमारा जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान आया था 2002 से 2016 के लिए, ठीक है, उसमें दरअसल ये बताया गया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो दरअसल जो नेशनल पार्क होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, या जो आपके प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, उनके चारों तरफ का जो 10 किलोमीटर का एरिया है, याद रखिएगा मैं 10 किलोमीटर वर्ड यूज कर रही हूँ, जो आसपास का 10 किलोमीटर का एरिया है उसको एज अ इको फ्रजाइल जोन या इको सेंसिटिव जोन के रूप में जो है डिक्लेयर कर सकती है। और ये पावर कहाँ से मिलती है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से जो है ये पावर मिलती है। परफेक्ट है। अब देखिए, मान लीजिए आपका ये एक नेशनल पार्क है और इसके आसपास आप एक क्या है बफर एरिया जो है क्रिएट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ के जो बेसिकली ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं इनका जो बेसिकली इम्पैक्ट है इस नेशनल पार्क पर क्या है ना पड़े। तो बीच में आप चाह रहे हैं एक इको सेंसिटिव जोन को डिक्लेयर कर दें। 10 किलोमीटर तक तो आप कर ही सकते हैं, ये तो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से बोल ही दिया गया है। मान लीजिए आप अब 10 किलोमीटर जाना चाहते हैं तो फिर क्या करना होगा, देखिए, जनरल प्रिंसिपल तो कहता है कि 10 किलोमीटर है, बट थोड़ा वेरी हो सकता है। अगर आप 10 किलोमीटर से ज्यादा नोटिफाई करना चाहते हैं तो ये किया जाएगा फिर यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। परफेक्ट है। और यहाँ पर बेसिकली ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए सेंसिटिव जो बेसिकली आपके इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स हैं, अगर आप उनको स्टैब्लिश करना चाहते हो, ज़्यादा एरिया को एज ए इको सेंसिटिव जोन जो है प्रोटेक्ट करना चाहते हो, है ना, तो बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट की मदद से ये किया जा सकता है। अदरवाइज जनरल प्रिंसिपल कहता है 10 किलोमीटर का एक रेंज है। परफेक्ट है। अब देखिए, ये जो इको सेंसिटिव जोन है इनके अंदर सारी एक्टिविटीज को तो अलाउ नहीं कर दिया जाएगा, है ना, फिर तो फायदा ही क्या हुआ डिक्लेयर करने का। कुछ एक्टिविटीज को प्रोहिबिट कर दिया जाता है, बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, कुछ को रेगुलेट किया जाता है और कुछ को अलाउ कर दिया जाता है। तो अगर आप देखोगे कमर्शियल माइनिंग हुई या फिर वैसी इंडस्ट्रीज जो आपका सॉइल, वाटर, एयर पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं, या फिर आप बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, स्टैब्लिश करना चाहते हो, या जो वुड है, लकड़ी है, उसका कमर्शियलाइजेशन वाला कोई काम चल रहा है, फर्नीचर वगैरह के लिए लकड़ी अगर काटनी है, ये सब प्रोहिबिट होगा। इसमें से आप कुछ भी इको सेंसिटिव जोन के अंदर नहीं कर सकते।
कुछ एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप क्या है होटल्स और रिजॉर्ट्स को एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस होंगी, उनको फॉलो करते हुए कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बेसिकली जो नेचुरल वाटर है उसका कमर्शियल यूज करना चाहते हो, एग्रीकल्चर के सिस्टम में कोई हैवी टेक्नोलॉजी को यूज करके, कोई पेस्टिसाइड वगैरह यूज करके आप कुछ बड़ा चेंज करना चाहते हो हो सकता है, बट आपको क्या है गवर्नमेंट से इस चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। देन देखिए कुछ एक्टिविटीज परमिटेड होती हैं, राइट। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप करना चाह रहे हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाह रहे हो, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को लेके कोई प्रोजेक्ट काम कर रहा है, तो दीज आर परमिटेड एक्टिविटीज, ठीक है। प्रीलिम्स में इस तरीके से स्टेटमेंट बन के आ जाता है कि ये जो एक्टिविटीज है यहाँ पे परमिटेड है या नहीं है, आपको पता होना चाहिए, राइट है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन शिफ्टेड अर्थ एक्सेस। तो देखिए एक न्यू स्टडी आई है जिसमें ये बोला गया है क्योंकि ह्यूमंस के द्वारा ग्राउंड वाटर से एक्सेसिव वाटर को एक्सट्रैक्ट किया गया है, इसकी वजह से जो आपकी अर्थ का एक्सेस है वो क्या है शिफ्ट हुआ है। देखो आपको पता है ना हमारी जो अर्थ है ना, वो जो बेसिकली रोटेट करती है वो इस एक्सेस पे करती है, ठीक है। ये जो आपका अगर स्ट्रेट वाला देखा जाए इससे ऑलरेडी क्या है आपका थोड़ा सा क्या है झुका हुआ है 23.45 डिग्री, है ना। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि अर्थ के ऊपर ये जो वाटर है, ये जो चट्टाने हैं, ये पूरा क्या है एक मास है, राइट है, एक द्रव्यमान है, परफेक्ट है। अब अगर इस मास में कोई भी शिफ्ट होता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ ज्यादा वेट होने के बजाय अब यहाँ हो गया है ना, जैसे एक नॉर्मल आप एग्जांपल समझ लीजिए, तो इस अर्थ के ना बेसिकली इस आप कह सकते हैं अलाइनमेंट में कुछ तो चेंज आएगा। तो देखो ह्यूमंस ने क्या किया, जो ये ग्राउंड वाटर ठीक है एक्सट्रैक्ट किया है ना, इसकी वजह से मास का जो आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हुआ है, परफेक्ट है। तो इस चेंज की वजह से क्या है अर्थ का एक्सिस शिफ्ट हुआ है। एक और बात याद रखिएगा कि साइंटिस्ट को ना बहुत पहले से ही पता था कि नेचुरली भी ठीक है जो अर्थ का ये एक्सिस है इसमें शिफ्ट देखने को मिलता है, पोलर मूवमेंट भी इसको बोल देते हैं। और इसका रीजन ये होता है कि देखो अर्थ पे लगातार क्या है वेव एक्टिविटीज चल रही है, ठीक है। जो हमारे ओशियंस में वाटर है उसके अंदर सर्टेन जो है प्रोसेसेस देखने को मिलती है, तो ये मास का रीडिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज चल रही है, तो इस मास के रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो अर्थ का एक्सेस है उसमें शिफ्ट देखने को मिलता है। रिपोर्ट की फाइंडिंग ये कहती है कि 1993 से लेकर 2010 तक जो ह्यूमंस है उन्होंने लगभग 2150 गीगा टन जो ग्राउंड वाटर है उसको एक्सट्रैक्ट किया है ना। यानी कि इसकी वजह से क्या हुआ है ये एक्सेस जो है ड्रिफ्ट हुआ है। लेकिन रिपोर्ट ने ये भी बताया है कि कोई सिग्निफिकेंट इसका असर नहीं पड़ने वाला है ह्यूमंस की लाइफ पे, ठीक है। ओके, साथ में अब यहाँ पे उन्होंने सेम चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि देखो जब आप ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हो फिर उसको क्या है इरिगेशन या फिर फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के रूप में यूज करते हो, ठीक है। एंड देन ये जो वाटर है ये वापस से कहाँ पहुंच जाता है ओशियंस में पहुंच जाता है। तो आपने धरती के अंदर से वाटर निकाला और वो फाइनली ओशियंस में चला गया, तो इससे सी लेवल राइज भी होता है, ठीक है। और साथ में अगर आप देखोगे कि इसकी वजह से जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ के सरफेस पर वो भी चेंज होता है। इस ऑल्टरेशन की वजह से ही क्या है आप देखेंगे जो प्लैनेट का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अफेक्ट होता है, परफेक्ट है। अगर इस दरअसल मूवमेंट इन इनर्शिया में कोई भी चेंज होता है तो अर्थ अपने रोटेशनल एक्सिस पे शिफ्ट हो सकती है। तो हल्का फुल्का शिफ्ट तो ऑलरेडी चलता रहता है, तो कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। बट ये रिपोर्ट हमें ये दो चीज़ें बताती है कि किस तरीके से जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो इस प्लैनेट को बहुत डीप डाउन तक इम्पैक्ट कर रही हैं, और किस तरीके से जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है वो सी लेवल राइज को बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि कई बार लगता है कि यार सी लेवल राइज कैसे हो रहा होगा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन से, और मान लीजिए प्रीलिम्स में सिमिलर टाइप का स्टेटमेंट आ गया तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर पढ़ रखा होगा तो पता होगा भाई सरफेस के अंडर से वाटर निकाल रहे हैं एंड ओशियंस में फाइनली वो रीच आउट कर रहा है, ओशियंस में पानी आपका बढ़ रहा है तो सी लेवल राइज हो रहा है, परफेक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। थर्ड टॉपिक की तरफ मूव करते हैं,
इंडियन ओशियन डाइपोल। तो मैंने ना जो आपका अल नीनो एंड साउथ ऑक्सीलेशन है उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है। वहाँ पे मैंने डिटेल में इंडियन ओशियन डाइपोल को भी कवर किया है। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो उस वीडियो को देख सकते हो, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। बहुत डिटेल में मैंने वहाँ पे चीज़ें कवर की है। यहाँ पे एक समरी के रूप में देखते हैं, राइट। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ रखा है तो इजीली समझ में आ जाएगा, अदरवाइज वीडियो देख लेना। तो देखो, अभी दरअसल हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने ये कहा है 88% चांस ऐसे हैं कि एक पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल इवेंट जो है अपकमिंग मंथ्स में आएगा। और इसकी वजह से जो कहा जा रहा है कि भाई अल नीनो आएगी, सूखा पड़ेगा, मॉनसून पे असर पड़ेगा, ये उसके इफेक्ट को काउंटर बैलेंस कर सकता है, राइट है। तो देखो, जो इंडियन ओशियन डाइपोल है इसमें हमने डाइपोल वर्ड यूज किया है। इंडियन ओशन क्या, यानी कि कहाँ पे होता है, हिंद महासागर, इंडियन ओशन में होता है। डाइपोल मतलब दो पोल की, दो ओशन की हम बात कर रहे हैं, या फिर एक ओशन के दो अलग सिरों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, इंडियन ओशियन का जो सी सरफेस टेम्परेचर है SST, उसमें फ्लक्चुएशन को दिखाने के लिए या उस बेसिकली फिनोमिना को बताने के लिए ये वर्ड इंडियन ओशन डाइपोल यूज किया जाता है। एक आपका डाइपोल मोड इंडेक्स होता है और इस इंडेक्स से हम मेजर करते हैं टेम्परेचर का जो भी ग्रेडियंट है। अभी टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन कहाँ देखने को मिल रहा है, हिंद महासागर में। तो आप देखोगे जो बेसिकली आपका वेस्टर्न इक्वेटोरियल इंडियन ओशन है, यानी कि पश्चिमी हिंद महासागर, आपकी जो अरब की खाड़ी है, एंड आपका साउथ ईस्टर्न इक्वेटोरियल इंडियन ओशन, यानी कि जो आपकी बंगाल की खाड़ी है, इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होता है, जो तापमान में परिवर्तन होता है, वही आपका इंडियन ओशन डाइपोल कहलाता है। अब देखो, तीन तरह से ये हो सकता है। एक तो न्यूट्रल, मतलब टेम्परेचर में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हुआ है, जैसा जनरली होता है वैसा ही है, तो न्यूट्रल है। एक हो सकता है पॉजिटिव और एक हो सकता है नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये हमारे मॉनसून पर इम्पैक्ट डालता है, और इनकी वजह से जो अल नीनो है और ला नीना है उनका जो असर पड़ता है उस पर भी जो है एक इम्पैक्ट होता है। इसको समझते हैं। तो देखिए, पहले न्यूट्रल फेज तो आपको पता चल गया कि जो आपका सी सरफेस टेम्परेचर है वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन में, वो रिमेन वैसे ही है जैसे नॉर्मली होता है। निगेटिव की बात करते हैं तो आपका जो बेसिकली देखोगे कोस्ट ऑफ अफ्रीका है ना, जो आपका यानी कि वेस्टर्न वाली साइड है, वो कंपैरेटिवली कोल्ड सी सरफेस टेम्परेचर है। और जो आपका इंडोनेशिया की साइड है, मतलब ईस्टर्न जो आपका इंडियन ओशन है, वो आपका थोड़ा सा क्या है, वार्म सी सरफेस टेम्परेचर की तरफ है। तो यानी कि इधर आपका क्या है, बेसिकली एक कोल्ड टेम्परेचर दिखाई दे रहा है और इधर आपका एक वार्म टेम्परेचर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आपको पता है जहाँ पे वार्म टेम्परेचर होता है वहां पे हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, दैट्स वाई यहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। हवा का मूवमेंट जब ऊपर की ओर होता है तो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, तो बारिश होती है। परफेक्ट है। अब यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा आपको कोल्ड दिखाई दे रहा है, ये आपको वार्म दिखाई दे रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे बारिश होगी। ये वाला जो एरिया है ये ड्राई रह जाता है, ठीक है, ये वाला एरिया ड्राई रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे हवा का मूवमेंट नीचे की तरफ है, हवा असेंड नहीं कर रही, हवा डिसेंड कर रही है, और नीचे आती हुई हवा जब सिंक करती है वो कभी भी बारिश नहीं लाती है। तो आप देखोगे जो भारत है ना, उस पे इसका क्या है, एक ड्रायर असर है। तो अल नीनो, जिसकी वजह से कहा जाता है भारत में सूखे की स्थिति बनती है। अगर निगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल बन रहा है, अल नीनो का प्रभाव और ज्यादा सीवियर हो जाएगा भारत के लिए। परफेक्ट है। अब बात करते हैं पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल की, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इस बार यहाँ का टेम्परेचर वार्मर देन नॉर्मल है और यहाँ का टेम्परेचर क्या है, बेसिकली कोल्ड है। इस वजह से यहाँ पे आपको क्लाउड फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे हवा आपकी डिसेंड कर रही है, दैट मीन्स ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आपको रेन देखने को मिलेगी। अब अगर अल नीनो का प्रभाव बन रहा था जिसकी वजह से भारत में सूखे की स्थिति बनती, बट इस पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल की वजह से यहाँ पे बारिश का मौसम बनेगा, तो अल नीनो का इफेक्ट काउंटर हो जाता है, राइट है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे एक बात और समझिए, ये जो बेसिकली अल नीनो और इंडियन ओशन डाइपोल है ना, ये आपस में इतने लिंक कैसे हैं।
तो यहाँ पे देखो बेसिकली आप इसको देखिए, ये जो आपका बेसिकली पैसिफिक ओशन है, राइट है, जो अल नीनो और साउदर्न ऑक्सीलेशन देखने को मिलता है उसका प्लेग्राउंड ये पैसिफिक ओशन ही है। यहाँ पे भी जो हम वर्ड यूज करते हैं साउदर्न ऑक्सीलेशन, वो इसलिए यूज करते हैं, ये जो पैसिफिक ओशन के दो सिरे हैं, ठीक है, ईस्टर्न और वेस्टर्न, इसमें टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो आपका साउदर्न अमेरिका है, यहाँ पे एक गर्म जल की धारा आ जाती है, तो गर्म जल की धारा की वजह से यहाँ के टेम्परेचर में चेंज आता है, तो यहाँ पे हवा ऊपर उठती है, यहाँ पे हवा नीचे आती है। तो आप देख रहे हो एक वॉकर सर्कुलेशन यहाँ पे बनता है, वॉकर सेल भी इसको बोलते हैं। जब ये हवा यहाँ पे जाके उठ रही है, तो ये आप देखोगे इस तरफ के डायरेक्शन में भी जाएगी और इस तरफ के डायरेक्शन में भी जाएगी, और ये वो वाली डायरेक्शन है जहाँ पे इंडियन ओशन डाइपोल मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। तो ये जो वॉकर सेल है और ये जो बेसिकली आपका एरिया है, ये आपस में इंटर रिलेटेड है। दैट्स वाई अल नीनो के इम्पैक्ट के साथ ये इंडियन ओशन डाइपोल के इम्पैक्ट को देखना जरूरी होता है भारत के मॉनसून को लेकर, अगर आपने सही प्रेडिक्शन करनी है, क्योंकि ये इसके प्रभाव को कम और ज्यादा दोनों कर सकता है। परफेक्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से अगर आपको और डिटेल में समझना है तो डिटेल वाला वीडियो देख लीजिएगा। परफेक्ट है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें। समझ में आ रहा है? एक बार मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में कि समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो अच्छा, नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट शिफ्ट इंडेक्स। तो देखो यूपी में, बिहार में अभी हीट वेव के बेसिकली इंसिडेंट्स देखने को मिले थे, और यूपी में तो बेसिकली आप देखेंगे डेडली हीट वेव 2 बार देखी गई है ना। तो हीट वेव को लेके मैंने स्पेसिफिक आपको वीडियोस बनाकर पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि दरअसल ये जो क्लाइमेट शिफ्ट इंडेक्स था, इनके अकॉर्डिंग ये जो हीट वेव ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं और ज़्यादा इंटेंस आ रहे हैं, इसके पीछे क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा हाथ है। ठीक है, तो देखो क्लाइमेट शिफ्ट इंडेक्स ये हमें कहता है कि हीट वेव जो इंडिया में आ रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रहे हैं। तो यहाँ पे बस ये जो आपका ये इंडेक्स है ना, इसके बारे में 2 लाइन पता हो। पहला तो ध्यान रखिएगा कि जो क्लाइमेट शिफ्ट इंडेक्स है ये एक मॉडल है, ठीक है, ये मॉडल है जो आपको बताता है कि आपकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो किस तरीके से काम कर रही है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? यूएस की एक बहुत रेपुटेटेड नॉन प्रॉफिट, एक्चुअली आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूट है, क्लाइमेट सेंट्रल। बस इतना ही याद कर लीजिएगा, दिस इज द फैक्ट, क्योंकि कई बार हो सकता है प्रॉब्लम्स में पूछ लिया जाए कि भाई ये क्या है, एक सरकारी जो है संस्था है या कुछ है। नो, इट्स अ नॉन प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे 5 पॉइंट का एक स्केल यूज करते हैं और बताते हैं कि भाई जो डेली एवरेज टेम्परेचर है उसमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल बस इतना याद रखो, एक नॉन प्रॉफिट क्लाइमेट सेंट्रल के द्वारा आपका एक क्लाइमेट शिफ्ट इंडेक्स बनाया गया है, और ये बेसिकली ये कह रहा है कि भारत में जो हीट वेव के एपिसोड्स देखने को मिल रहे हैं, इनके पीछे क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा हाथ है। बस इतना बहुत है। ठीक है, की फाइंडिंग्स वही बताई गई है, सेम चीज है कि भाई आपका ये जो एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, साथ में ह्यूमिड कंडीशन देखने को मिल रहे हैं, ये ना एक अनयूजुअल सा फिनोमेना है, और बेसिकली ये इसकी वजह से हीट वेव की सिवियरिटी बढ़ जाती है, और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से। आपको ना मैंने कभी पहले पढ़ाया होगा, अगर आप रेगुलर हैं, एक होता है हीट इंडेक्स, इसको ध्यान रखना जरूरी है। देखो हीट इंडेक्स वो टेम्परेचर बताता है जो ह्यूमन बॉडी फील करती है। देखो अगर ना टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन क्या है बेसिकली आपका एक ड्राई सा मौसम है, तो आप देखोगे ना गर्मी फील तो होगी क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, उतनी सीवियर फील नहीं होती है। लेकिन मान लीजिए टेम्परेचर ज्यादा है लेकिन जो आपका मौसम है वो बेसिकली ह्यूमिड है, तो ना जो चिपचिपी गर्मी हम लोकल लैंग्वेज में यूज करते हैं वो महसूस होती है, और हमारा जो पसीना है जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हम स्वेट करते हैं। जब ये स्वेट बेसिकली इवेपोरेट होता है ना, तो ये क्या करता है, हीट को रिलीज करता है, तो हम कूल डाउन इफेक्ट को फील करते हैं। ठीक है, तो अगर ये ड्राई सा मौसम है तो जो हमारा स्वेट है ना, वो हमारी बॉडी के लिए एक कूल डाउन बेसिकली क्या है, काम आराम से कर पाता है। लेकिन अगर टेम्परेचर
गर्म होने के साथ साथ जो ह्यूमिडिटी है, आपकी जो सापेक्षिक आर्द्रता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, वो भी जो है ज़्यादा है। तो ये जो कूल डाउन इफेक्ट है ये नहीं हो पाता, क्योंकि आपका स्किन पे से पसीना सूख नहीं पा रहा है। दैट्स वाई वो जो कूल डाउन इफेक्ट था जब वो नहीं लगता तो गर्मी ज़्यादा लगती है। तो एक ह्यूमन बॉडी को ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की वजह से जितना फील हो रही है गर्मी, उसको मेज़र किया जाता है हीट इंडेक्स से। तो अगर टेम्परेचर भी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है। और यहाँ पे यही देखने को मिला था। साथ ही इस इंडेक्स में ये बताया गया सिर्फ यूपी में ही नहीं, बल्कि ये दरअसल मोस्ट ऑफ द इंडिया में, ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ कंडीशन उस सेम पीरियड के दौरान महसूस की गई थी। तो ओवरऑल जो है टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है। परफेक्ट है, समझ में आ गया। ये हीट इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अच्छा, जो भी समझ नहीं आता ना, कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल का मैंने आपके साथ शेयर किया ना डिटेल, वहां पे बता दिया करो। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कोस्टल रेगुलेशन जोन, CRZ भी बोलते हैं, ये न्यूज में थे। वाई? क्योंकि देखो, अभी जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री है फॉर एनवायरमेंट, उनकी तरफ से तमिलनाडु की सरकार का एक प्रपोजल आया था। प्रपोजल ये था कि वो एक मॉन्यूमेंट बनाना चाहते थे, है ना, कहाँ पे, जो बे ऑफ बंगाल के अंदर आपका मरीना बीच है चेन्नई में, वहां पर। अब ये जो मॉन्यूमेंट बनाना चाहते हैं, एक बीच के पास इसकी लोकेशन है। तो इसके लिए ना जो आपकी कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंदर गाइडलाइंस है, उनके तहत एक अप्रूवल लेना जरूरी था। न्यूज में ये इसलिए था कि तमिलनाडु सरकार के इस प्रपोजल को जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से अनुमति दे दी गई है, उनके प्रपोजल को अप्रूव कर दिया गया है। और कहा है कि कुछ कंडीशंस का ध्यान आप रखिएगा, और बेसिकली आप ये जो क्लाइंगनार पेन मॉन्यूमेंट बनाना चाहते हो, इसको आप बना सकते हो। तो देखो, ठीक है, वो तो मॉन्यूमेंट बनेगा, मतलब एक अलग टॉपिक हो गया। ये कोस्टल रेगुलेशन जोन्स होते क्या हैं, है ना? तो अगर आप देखोगे बेसिकली, ये अगर आपका समुद्र वाला हिस्सा है, परफेक्ट है, समुद्र वाला हिस्सा है, जब आप इससे जमीन की तरफ जाओगे तो ये आपका कोस्ट यानी कि तट कहलाता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि जो आपकी लो टाइड लाइन है, यानी कि जब टाइड लो रहता है तो पानी कहाँ तक पहुंचता है, और जो आपकी बेसिकली हाई टाइड लाइन है, ठीक है, जो आपकी हाई टाइड लाइन है, यानी कि जो टाइड हाई आता है तो पानी कहाँ तक पहुंचता है, ठीक है, उसके बीच के हिस्से को हमें क्या करके रखना है, ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि ये हमारे कोस्टल एरिया का एक पार्ट बनता है, और ये हमारे बेसिकली इस कोस्टल इकोसिस्टम को कंजर्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, यहाँ मैंग्रोव्स भी होंगे, ठीक है, यहाँ पे एक्वेटिक वेजिटेशन भी होगा, राइट है, और इसके अलावा लेगून्स वगैरह भी होंगे। इनका अपना योगदान है आपके इकोसिस्टम में, काफी ज्यादा सर्विस ये आपको प्रोवाइड करते हैं। कल को अगर सुनामी या फिर स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं, जैसे भी साइक्लोन आया था बिपरजॉय, अगर यहाँ पे मैंग्रोव्स वगैरह की प्रॉपर लेयरिंग हो, या फिर जो यहाँ पे उगने वाली नेचुरल वेजिटेशन है वो यहाँ पे हो, तो उनके इफेक्ट को कम किया जा सकता है। दैट्स वाई ये जो आपकी कोस्टल रेगुलेशन जोन है ये इंपॉर्टेंट होती है, ताकि इस एरिया में अगर कोई भी डेवलपमेंट हो रही है तो उस डेवलपमेंट को सर्टेन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही किया जाए, राइट है। अब यहाँ पे देखो, बात करते हैं अबाउट कोस्टल रेगुलेशन जोन। तो देखो, कोस्टल एरिया जो आपके समुद्र का है, बीज, क्रीक्स, रिवर्स हो सकते हैं, बैक वाटर्स हो सकता है, ठीक है, और बेसिकली जो टाइड से इन्फ्लुएंस होता रहता है ना। तो आप देखोगे हाई टाइड लाइन से 500 मीटर ऊपर, एक सेकेंड रुक जाइए, वापस आइए, दिस इज योर हाई टाइड लाइन, ठीक है जी, दिस इज योर हाई टाइड लाइन। इससे भी अगर आप जाओगे 500 मीटर तक, इतना एरिया जो है गवर्नमेंट कहती है हम प्रोटेक्ट करेंगे। एंड साथ में जो लैंड आपका बिटवीन लो टाइड लाइन एंड द हाई टाइड लाइन के बीच में पड़ता है, उसको कोस्टल रेगुलेशन जोन के तहत डिक्लेयर किया गया है। और ये किया गया था कोस्टल रेगुलेशन जोन के तहत डिक्लेयर इन 1991 में। उसके बाद से सर्टेन गाइडलाइंस गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई। रिसेंटली 2018 में कुछ चेंजेस गवर्नमेंट की तरफ से किए गए थे। इम्पोर्टेंस क्या है, एक तो ये एरिया बहुत ही ज़्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव होता है। यहाँ की जो कोस्टल कम्युनिटीज़ है उनकी लाइवलीहुड के लिए, उनके हैबिटेट के रूप में ये काम करता है।
क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को मिटिगेट करता है, जैसे मैंने बताया जो स्टॉर्म्स हैं या साइक्लोन्स हैं, ठीक है। साथ में जो ये कोस्टल एनवायरनमेंट है ये इसको प्रोटेक्ट करती है गाइडलाइंस, राइट। ज़रूरी है, यहाँ पे एक हाई बायोडाइवर्सिटी है, अलग तरह की स्पीसीज देखने को मिलती है, आपकी जो फिशरीज कम्युनिटी है ना, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। दैट्स वाई दीज गाइडलाइंस आर इम्पॉर्टेंट। अब देखो, ये रूल्स ये कहते हैं, पहली बात तो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, आपके एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, है ना। ये रूल्स ये कहते हैं कि इनका जो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन होगा वो तो होगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ पे एक कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी को जो है बनाकर रखेंगे एंड उनके थ्रू जो है इम्प्लीमेंटेशन इन रूल्स का कराएंगे। यहाँ पर देखिए ये जो रूल्स बनाए गए थे आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनाए गए थे। पहली बार नोटिफाई कब किया गया था, मैंने बताया 1991 में। 2018 में यूनियन कैबिनेट ने जो आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2018 था, इसको नोटिफाई किया था। और जो शैलेश नायक समिति 2014 में जो है सरकार की तरफ से बनाई गई थी, है ना, उनकी जो रिकमेंडेशन आई थी, ठीक है, उन रिकमेंडेशन के आधार पर ये 2018 वाली गाइडलाइन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी थी। परफेक्ट है। अब देखो हमने क्या किया है, अलग अलग स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से इन कोस्टल रेगुलेशन जोन्स को अलग अलग कैटेगरीज में जो है डाल दिया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये आपका क्या है, कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 दिखाई दे रहा है, 1B। ये आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन 1A दिखाई दे रहा है, दिस इज योर कोस्टल रेगुलेशन जोन 2। तो ये कैटेगराइजेशन किस आधार पे हुआ है ना, इसको भी समझते हैं। देखो सबसे पहली बात तो एक आपका होता है नो डेवलपमेंट जोन, ठीक है, इसको हटा दीजिए। नो डेवलपमेंट जोन ये कौन सा होता है, जितने भी आपके आइलैंड हैं, है ना, जो मेन जो आपका लैंड है कोस्ट के पास उसके नियर बाय है, उनमें 20 मीटर तक जितना भी एरिया होगा वो नो डेवलपमेंट जोन के अंदर आएगा। वहां पे आप कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते, उसको एज इट इज जो है अपने नेचुरल वे में छोड़ना रहेगा, ठीक है। अब आती है आपकी सीआरजेड कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में आपके बहुत ही जो इको सेंसिटिव एरिया हैं, जैसे आपके बेसिकली मरीन रिजर्व्स हो सकते हैं, नेशनल जो पार्क्स हैं आपके मरीन पार्क्स हो सकते हैं, सैंक्चुरीज हो सकती है, रिजर्व फॉरेस्ट हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हो सकते हैं, मैंग्रोव है, कोरल रीफ्स है, जहाँ जहाँ पर ये है उनको हमने कैटेगरी 1 में रख दिया है। देन आता है कैटेगरी 2। ये वो एरिया है जहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है, जो म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर में आते हैं, राइट है, इनको हम 2 कहते हैं। ये डेवलप हो चुके हैं और शोर लाइन के या तो एकदम शोर लाइन तक पहुंच गए हैं या उसके नियर बाय रहते हैं। देन आता है कैटेगरी 3, ठीक है। देखो ये है तो रिलेटिवली अनडिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट तो नहीं हुई है, बट ना तो ये आपकी इको सेंसिटिव एरिया के अंदर आता है, ना ही ये वो डेवलप्ड वाला है जो म्यूनिसिपैलिटी के अंदर आता है। तो हमने क्या किया, इसको कैटेगरी 3 में रख दिया कि है तो अनडिस्टर्ब टाइप का, बट इको सेंसिटिव वाला भी नहीं है, ठीक है, थर्ड में हो गया। देन उसके बाद जो कैटेगरी 3 है उसकी हमने सब कैटेगरीज बनाई हैं। जैसे कैटेगरी 3 के अंदर रूरल एरिया जो है उसको 2 अलग में हमने डाला है, सीआरजेड थर्ड ए, ठीक है, एंड सीआरजेड थर्ड बी। जो ए है वो डेंसली पॉपुलेटेड रूरल एरियाज है। देखो म्यूनिसिपैलिटी वाला तो 2 में आ गया ना, अब रूरल वाले की बात करते हैं। रूरल वाले में भी एक आपका डेंसली पॉपुलेटेड हो सकता है, जैसे वहाँ की पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो आपकी 2161 स्क्वायर पर किलोमीटर हो सकता है। यहाँ पे हमने कहा 50 मीटर हाई टाइड लाइन से हम नो डेवलपमेंट जोन रखेंगे। फिर आता है थर्ड बी, है ना, यहाँ पे क्या है, डेंसिटी आपकी बिलो दिस सर्टेन बेंचमार्क है ना। यहाँ में हमने क्या कह दिया कि भाई ये एरिया जो है इसमें 200 मीटर जो हाई टाइड लाइन है वहाँ पे जो है नॉन डेवलपमेंट जोन रहेगा, प्रिजर्व करके हम यहाँ पे इसको रखेंगे। देन आपका एक कैटेगरी 4 आता है, ठीक है, इंडियन आइलैंड जो बाकी की कैटेगरीज में नहीं आते, उन आइलैंड्स को की जो कोस्ट लाइन है उसको हमने कैटेगरी 4 में रख दिया है। Do you have to remember it? Not exactly, but at least एक आइडिया हो।
परफेक्ट है। एक थोड़ा थोड़ा आइडिया हो कि देखो, वन इको सेंसिटिव वाला है, सेकंड डेवलप्ड है म्यूनिसिपैलिटी वाला है, थर्ड जो उन दोनों में नहीं आता वो है, थर्ड को फिर हमने सब कैटेगरी में डाला हुआ है रूरल वाले में, और फिर एक कैटेगरी 4 है। बस बेसिक आइडिया होगा, काम बन जाएगा। परफेक्ट है। अब यहाँ पे देखना, इसी को मैंने अगेन आपको क्या है बेसिकली एक पिक्चर फॉर्मेट में दे दिया है, ताकि आपको क्या है चीज़ें थोड़ी सी याद हो जाए। आप देख पाओगे कि करीब 250 मिलियन लोग जो हैं 50 किलोमीटर का जो ये कोस्ट है यहाँ पर रहते हैं। करीब 3600 फिशिंग विलेजेस हैं, 12 मेजर पोर्ट्स हैं हमारे पास, 185 माइनर पोर्ट्स हैं, करीब 4120 स्क्वायर किलोमीटर के मैंग्रोव्स हैं। ठीक है, ये कोस्टल स्टेट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये आपका अंडमान निकोबार है, आपका ये लक्षद्वीप आइलैंड्स है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब ये जो CRZ 1, 2, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, अब समझ में आ गया इसका क्या रूल है। जैसे कैटेगरी के अंदर होंगे उसी तरीके से सर्टेन एक्टिविटीज को करने की या तो परमिशन मिलेगी, या तो प्रोहिबिट का रखा है, या फिर रेगुलेशन आपको जो है उसका करना पड़ेगा। परफेक्ट है, क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट कहे कि भाई इस वाले कैटेगरी में अगर आप कुछ रिजोर्ट वगैरह बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, बट सर्टेन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। या फिर अगर आप सुलभ शौचालय वगैरह बनाना चाहते हो, पब्लिक यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, तो बना सकते हो, है ना। लेकिन आप कल को कहो कि भाई आप बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दोगे, है ना, ह्यूमंस जो है सी की तरफ जो है आप डेवलपमेंट करोगे, वो गवर्नमेंट रोक के रखती है। आप कहती है कि आप लैंड की तरफ वाला डेवलपमेंट कर सकते हो, इस तरफ मत कीजिए। हर कैटेगरी के ऐसे क्या है सर्टेन रूल्स जो है दिए गए हैं, हर किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, जब जैसा न्यूज में रहेगा उसको वैसे कवर कर लेंगे। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ग्रीन क्रेडिट स्कीम। तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो है अभी जारी की गई है, इस ग्रीन क्रेडिट स्कीम्स को जो उन्होंने प्रपोज किया था उसकी डिटेल देते हुए। तो ये ग्रीन क्रेडिट स्कीम क्या है, ग्रीन मतलब अगर आप हरित कोई भी काम कर रहे हो तो उसका आपको बेनिफिट भी मिले, उसका आपको क्या है एक तरीके से क्रेडिट मिल जाए। तो देखो यहाँ पे जो हमारे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रूल 2023 जो है जारी किए गए हैं मिनिस्ट्री की तरफ से। अभी ये ड्राफ्ट है, ठीक है, रूल्स फाइनल आने गए, अभी ड्राफ्ट है। अगेन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत जो है इन रूल्स को नोटिफाई किया गया है। ओके, अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि भाई इन ग्रीन क्रेडिट का कैसे जनरेशन होगा, कैसे फिर आप इनको मार्केट में बेचोगे, ये सब हम आपको डिटेल में बता देते हैं। यहाँ पे देखो 8 सेक्टर्स जो है आइडेंटिफाई अभी किए गए हैं। अगर आप ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए काम करते हो, ट्री प्लांटेशन वगैरह लगा के, या फिर ग्रीन कवर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज करते हो, तो आपको ग्रीन क्रेडिट मिलेंगे। या फिर आप वाटर कंजर्वेशन और हार्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई काम करते हो, वाटर यूज एफिशिएंसी से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, नेचुरल या रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, या फिर लैंड का रिस्टोरेशन आप कोई काम कर रहे हो, सोइल की हेल्थ को लेकर, या फिर जो फूड प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसकी न्यूट्रिशन जो वैल्यू होती है उसको लेकर कुछ काम कर रहे हो, तो ये सब आपकी ना ग्रीन एक्टिविटीज में माना जाएगा, और गवर्नमेंट आपको इसके बदले ग्रीन क्रेडिट देगी जिनको आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। परफेक्ट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो ग्रीन क्रेडिट्स होंगे ये आपको ट्रेडिंग के लिए जो है मिल जाएंगे। एक डोमेस्टिक मार्केट प्लेटफॉर्म जो है सरकार क्रिएट करेगी। शुरुआत में ये जो क्रेडिट्स हैं इंडिविजुअल्स को, एंटिटीज को, है ना, बेसिकली आप कह सकते हैं अवेलेबल कराए जाएंगे, और हर वो एक्टिविटी है ना जो गवर्नमेंट ने मेंशन की हुई है उसके तहत अगर आप कोई पॉजिटिव एनवायरमेंटल इंटरवेंशन करते हो तो यू विल बी एलिजिबल फॉर अ ग्रीन क्रेडिट। ठीक है, फीस वाइज इसको गवर्नमेंट जो है इम्प्लीमेंट करेगी, पहले कुछ सेक्टर्स में देखेंगे अच्छा होगा तो बाकी में भी लेके जाएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म हम क्रिएट कर रहे हैं, ताकि कोई भी अगर जो है एनवायरनमेंट के लिए पॉजिटिव काम कर रहा है तो उसको इंसेंटिव मिले। कौन कौन हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव्स हो सकते हैं, आपकी फॉरेस्ट्री एंटरप्राइजेस हो सकती हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस है, अर्बन रूरल लोकल बॉडीज भी एलिजिबल है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन भी एलिजिबल है।
कोई भी ऐसा काम करता है उसको जो है ग्रीन क्रेडिट मिलेगा, उसको फिर आप जो है मार्केट में बेच सकते हो। अच्छा, वो जो 8 एक्टिविटीज़ की हम बात कर रहे थे, उसमें आपका वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करना या कोई और पॉल्यूशन अबेटमेंट आपकी एक्टिविटीज़ है, ये भी है। कुछ अदर सेक्टर्स को भी गवर्नमेंट इंक्लूड करने की बात कर रही है। मैंग्रोव कंजर्वेशन है ना? और गवर्नमेंट कह रही है कि भाई अगर आप मैंग्रोव्स का रिस्टोरेशन भी करते हो, तो भी हम जो है इसको इस ग्रीन क्रेडिट स्कीम के तहत लेकर आएंगे। परफेक्ट है? क्लियर? बढ़िया। चलिए, लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं, इम्पॉर्टेंट है, इनको भी कवर कर लेते हैं। तो डब्ल्यूएमओ ने क्या किया है, एक रिवाइव किया है ओजोन अल्ट्रा वायलेट बुलेटिन 7 साल के बाद। तो देखो, डब्ल्यूएमओ यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कहना ये है, एक बुलेटिन हम रिलीज करते थे जो ओजोन की स्थिति के बारे में हमें बताता था। वो जो पहले वाला था उसमें कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस थे, हमने बेहतर रिवाइव जो है अब लॉन्च किया है। ठीक है, तो अर्लियर जो है अंटार्कटिका और आर्कटिक ओजोन बुलेटिन जो था उसमें नैरो टेक्निकल फोकस था। अब हमने ऐसा किया है कि हमें जो है ज़्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन देगा, और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के आधार पर डब्ल्यूएमओ का कहना ये है कि जो आपका स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होता है ना, वो इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, यानी कि जो ओजोन हमारा डिप्लीट हो रहा था, फाइनली हमने कुछ कदम उठाए एज अ वर्ल्ड होल यूनिट के रूप में, उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, स्लोली रिकवर कर रहा है। और आप देखोगे कि बेसिकली ओजोन जो है 2 तरीके का यहाँ पे बात कही गई है। एक होता है आपका गुड ओजोन, जो कि आपका ट्रोपोस्फेयर से ऊपर जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है वहां पे होता है। ये गुड ओजोन जो स्ट्रेटोस्फेयर में है, ये सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, और ये रेडिएशन हम तक नहीं पहुंच पाती, हमारी हेल्थ के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करता है। देन देयर इज बेड ओजोन ऑल्सो, ग्राउंड लेवल पर जो ओजोन बनता है वो बेसिकली पॉल्यूटिंग एक आप कह सकते हैं एलिमेंट है, और स्मोक इसका एक मेन आप कह सकते हैं एलिमेंट है। एक स्मोक जैसी सिचुएशन ये ग्राउंड पे जो है बना देता है, और ह्यूमंस की हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, तो 90% जो ओजोन है वो तो स्ट्रेटोस्फेयर में ही है, हमारी अर्थ के अम्ब्रेला के रूप में काम करती है। 10% जो है ट्रोपोस्फेयर में भी है, और ये एक ग्रीन हाउस गैस है अगर ये ट्रोपोस्फेयर में है तो। परफेक्ट है। अब देखो, ओजोन का डिप्लीशन होता कैसे है। कुछ ना ओजोन डिप्लीटिंग एलिमेंट होते हैं, जैसे कि आपका ब्रोमीन है, ठीक है, या आपके जो है CFCs होते हैं। दरअसल जब ये क्या होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से रिलीज होते हैं और एनवायरनमेंट में ऊपर तक चले जाते हैं, तो ओजोन आपको पता है ना, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से बनकर बनता है। O3 आपका ओजोन होता है। तो ये जो CFC है ये जाके क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के जो 3 एलिमेंट थे, पहली बात तो ये जो CFC है इसमें से क्लोरीन अलग हो जाता है, फिर ये ओजोन के इन 3 एलिमेंट के साथ इंट्रैक्शन करता है, इसमें से एक एलिमेंट के साथ ये मिलकर क्या है, बेसिकली क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना देता है, और बाकी के 2 जो है ऑक्सीजन के रूप में रिलीज हो जाते हैं। तो जो O3 जो ओजोन आपको हेल्प करता था, अब वो 2 हिस्सों में टूट गया, एक ऑक्सीजन और एक आपका क्लोरीन मोनोऑक्साइड। तो ओजोन डिप्लीट हो रहा है, और फिर ये जो सिंगल वाला यहाँ पे एक ओजोन का बेसिकली ये बच रहा है मॉलिक्यूल, और ये जो क्लोरीन का एक सिंगल मॉलिक्यूल है ये भी अनस्टेबल होता है, ये अगेन दूसरी ऑक्सीजन से जाके टकराएगा, आई एम सॉरी दूसरी ओजोन से जाके टकराएगा, और फिर उसको भी तोड़ देगा, और ये एक चेन रिएक्शन चल जाती है, राइट। तो दैट्स वाई ये काफी ज्यादा हानिकारक होते हैं। अब देखो, स्ट्रेटोस्फीयर में ऑक्सीजन का कोई क्या करेगा, वहां थोड़ी कोई ब्रीथ कर रहा है, वहां पे तो ओजोन ही चाहिए, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर ये जो ओजोन है ना, ये 1979 में कुछ इस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करती होती थी, बट आप देखोगे 2008 तक आते आते एक होल यहाँ पे क्रिएट हो गया, है ना। और बेसिकली इस होल की वजह से फिर पूरी दुनिया यूनाइट हुई, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के रूप में हमने कुछ कदम उठाए कि भाई हम जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको क्या करेंगे, बैन करेंगे, उनको एलिमिनेट करेंगे, उनका यूज कम करेंगे, और अब फाइनली असर दिखने लगा है, ये जो होल है ये धीरे धीरे भर रहा है।
परफेक्ट है। तो ओजोन हमें क्या करती है, जो हार्मफुल सोलर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है उससे बचाती है, जिसकी वजह से कैंसर हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से बेसिकली जो अदर हमारा बीमारियां हैं, जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डैमेज होने से बच जाता है। ठीक है, पहली बार जब हमने ये ओजोन डिप्लीशन को बेसिकली ऑब्जर्व किया था वो 1980s का दौर था। परफेक्ट है। तो अगर ओजोन में होल हो जाएगा तो ये यूवीज अंदर आने शुरू हो जाएंगे और फिर इससे जो है हमारी हेल्थ पे असर पड़ेगा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमने अपनाया 1987 में, और हमने कहा जो ओडीएस हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलोन्स, ठीक है, इनको हमें क्या एलिमिनेट करना है, इनको फेज आउट किया गया और फाइनली हमें जो है इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल रही है। परफेक्ट है, समझ में आ गया। देखो आसान करके पढ़ा रही हूँ। अब एक लास्ट टॉपिक भी पढ़ ही लेते हैं, ओशियंस एंड शॉर्ट लिव्ड हैलोजन्स। तो एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि जो ओशियंस हैं वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब ही नहीं करते, बल्कि वो शॉर्ट लिव्ड हेलोन्स को अगर रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में तो वो कूलिंग इफेक्ट भी देते हैं। ये जो शॉर्ट लिव्ड हेलोजन्स हैं ये एटमॉस्फेयर में करीब 8 से 10% का योगदान देते हैं एक कूलिंग इफेक्ट को जनरेट करने में। तो ये जो शॉर्ट लिव्ड हेलोन्स हैं इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि सुनने में लग रहा होगा अच्छी बात है यार, हम तो बात कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पृथ्वी गर्म हो रही है, अगर ये हेलोन्स हमारी पृथ्वी को ठंडा कर दे रहे हैं तो दैट इज तो वेरी गुड थिंग ना। नो, पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जब ये शॉर्ट लिव्ड हैलोजन्स राइट है, जैसे कि आपका क्लोरीन है, ब्रोमाइन है, आयोडीन है, ये जब प्लैनेट मतलब जब ये ओशियन से आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं तो ये कूल डाउन इफेक्ट देते हैं। व्हाई? अभी मैंने क्या बताया पिछले वाले टॉपिक में कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है या जो हेलोन्स हैं ये ओजोन को डिप्लीट करते हैं। अब देखो यहाँ पे भी जो हेलोन्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं ये ओजोन को डिप्लीट करते हैं, उससे वो कूलिंग डाउन इफेक्ट आता है, तो फाइनली ओजोन यहाँ पे आपकी नष्ट हो रही है। परफेक्ट है, इसको ध्यान रखना। अच्छा, इनको शॉर्ट लिव्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो लाइफ है वो सिर्फ 6 मंथ्स की ही होती है, ठीक है। और दरअसल ये जो हेलोन्स है ना ये नेचुरली ओशियंस के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे ये बताया गया है जो ह्यूमन एक्टिविटीज है इनका जो रिलीज एटमॉस्फेयर में हो रहा है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। और बेसिकली एक स्टडी पब्लिश हुई थी नेचर में जिसमें ये बताया गया था 2100 तक है ना, आप देखोगे 18 से 31% ये मोर रिलीज हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में। अब इसका बहुत नुकसान है, आपका ओजोन डिप्लीटिंग एक बेसिकली सब्सटेंसेस हैं, इसके अलावा मीथेन को ये लॉन्ग टर्म तक जो है बेसिकली आपके एटमॉस्फेयर में रहने देते हैं, ठीक है। साथ ही आप देखोगे ये जो एरोसोल्स होते हैं जिनकी वजह से बाद में बारिश भी होती है और जो बहुत सारी सूर्य की किरणों को वापस भेज देते हैं, ठीक है, उनकी फॉर्मेशन में भी ये प्रॉब्लम करते हैं, तो अल्टीमेटली ये प्रॉब्लमेटिक है। तो समझो, अब ये जो मैं स्लाइड पढ़ा रही हूँ ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स में यहीं से स्टेटमेंट बन के आएगी। पहला, ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसे पॉल्यूटेंट बेसिकली रिलीज करती है ना, जो क्या करती है जैसे कि ओजोन जो ओशियन के ऊपर क्या है डिपॉजिट हो जाता है, और फिर उससे क्या होता है कि जो ये शॉर्ट लिव्ड हेलोजन्स है ये इनसॉल्युबल बन जाते हैं। अगर सॉल्युबल है तो ओशियंस में घुले रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये इनसॉल्युबल हो जाएंगे तो क्या होगा, अब ये ओशियन के अंदर घुले नहीं रहेंगे, अब ये फोर्स आउट हो जाएंगे सी वाटर को छोड़कर बाहर एटमॉस्फेयर में आने में। जब ये एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं तो अब ये क्या क्या करते हैं, एक तो मीथेन का लाइफ टाइम बढ़ा देते हैं, ठीक है। और मीथेन आपको पता है एक बहुत ही पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, तो इसकी वजह से ये वार्मिंग इफेक्ट बढ़ता है। और क्या करते हैं, ये जो हेलोजन्स हैं ये वाटर वेपर का लेवल इंक्रीज कर देते हैं। वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस है, तो ये भी फिर गर्मी जनरेट करती है। साथ में जो कूलिंग एरोसोल्स का फॉर्मेशन होता है उसको ये रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। छोटे छोटे जो आपके पार्टिकल्स सस्पेंडेड नहीं होते एयर में, वो आपके एरोसोल्स होते हैं, इन्हीं के चारों तरफ जो है बेसिकली आपका जो वाटर है ना, वो कंडेंस होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, बारिश होती है, और ये एरोसोल्स आपकी सन की जो रेज होती है उसको रिफ्लेक्ट बैक भी करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। इनका फॉर्मेशन कम कर देते हैं तो जिसकी वजह से अगेन प्रॉब्लम होती है। तो देखा जाए तो ये जो आपके हेलोन्स हैं है ना, शॉर्ट लिव्ड जो आपके बेसिकली ये एलिमेंट्स हैं
ये बिल्कुल भी बेहतरीन नहीं है। हालाँकि एक और चीज़ ध्यान रखना, स्टडी ने ये कहा था जितना ये मीथेन में कंट्रीब्यूट करते हैं, वाटर वेपर में कंट्रीब्यूट करते हैं, उससे जितनी वार्मिंग होती है, उसके कंपैरिज़न में ये ओज़ोन को जो डिप्लीट करके कूलिंग डाउन इफ़ेक्ट देते हैं, वो ज़्यादा बड़ा है। तो अल्टीमेटली ये देते कूलिंग डाउन इफ़ेक्ट ही हैं, राइट है? बट दीज़ आर नॉट गुड फॉर अस, क्योंकि ओज़ोन ही खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या? परफेक्ट है। तो ठीक है, यहाँ पे हमारी क्लास एंड होती है। आई होप कि मैंने जितने भी आर्टिकल्स आपको पढ़ाए हैं, आपको पसंद आए हैं, आपको समझ आए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके? और एनवायरनमेंट का वीकली करंट अफेयर फिनिश, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वीकली करंट अफेयर आने वाले दिन में अपलोड हो जाएगा। यू मस्ट वॉच इट। परफेक्ट है। और अगर आप इसी तरीके से मज़ेदार रूप में अपनी फैकल्टीज़ के साथ लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो भाई P2I बैच ज्वाइन कीजिए ना। ऑलरेडी बैच फुल हो चुका है 30th जून को, जो भी एंड हुआ है। आपको पता है, दे आर वेरी हैप्पी, जितनी मज़ेदार तरीके से उनकी पढ़ाई हो रही है। तीनों भाषाओं में है, हिंदी, इंग्लिश, हिंग्लिश, जिसमें कम्फर्ट है ज्वाइन कर लीजिए। 10th ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, सुबह 8 बजे क्लासेस रहेंगे। दिस इज़ अ मॉर्निंग बैच, इवनिंग बैच फुल हो चुका है, ठीक है? और इसके अलावा इट्स अ फाउंडेशन बैच ना, प्रीलिम्स की पूरी तैयारी, मेंस की पूरी तैयारी, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी, वन टू वन मेंटोरशिप भी मिलेगी। आपके टेस्ट सीरीज, मेंस या प्रीलिम्स दोनों इसमें इंक्लूड है। एनसीईआरटीज कवर होंगे, स्टैंडर्ड सिलेबस कवर होगा, राइट है? और फीस बहुत अफोर्डेबल है। उसमें भी अगर आप यूज करते हैं अपना फैकल्टी कोड, दैट इज प्राची लाइव PRACHI LIV, तो आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलता है, एक ह्यूज डिस्काउंट मिलता है। और तब आप इसको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल्स दी गई है, वहाँ भी कॉल कर सकते हैं। और इस लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा है, इसको रिवाइज करने के लिए अगेन आप जो है हमारी टेलीग्राम फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैं लेती हूँ आपसे विदा। यूपीएस से विद प्राची, इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और आपको मैं बता दूं, एनवायरनमेंट की एक बुक सीरीज भी मैंने लॉन्च की है, उसकी वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। ठीक है, चलिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।